हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज। आज जो है हम एवरेज पर बेस्ड जो है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले दो क्लासों में हम लोगों ने जो है एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। बात करें अगर एवरेज की, तो जैसे एवरेज का फार्मूला, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द गिवन रिजल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट, अर्थात दिए गए परिणामों का योग और उसको आप डिवाइड कर दें किससे, दिए गए परिणामों की संख्या से, ठीक है ना। तो वो आपका एवरेज निकल आता है, वहां से आपका औसत निकल के आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है एक फार्मूला और जो है पढ़ा था कि जब आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी आपका औसत चाल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। जब एक निश्चित दूरी को आप जो है एक किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आप ए से बी तक जाते हैं, भाई ए से बी के बीच एक निश्चित दूरी आप मान लीजिए और ए से बी तक आपको जाने में आप 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं और जब वापस आते हैं उसी दूरी को तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप वापस आते हैं। तो जब वहां पे आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक फार्मूले भी समझे थे जो आपके जो है सम में यूज होते हैं और उनके द्वारा हम आसानी से एवरेज को निकाल सकते हैं। क्योंकि एवरेज क्या है भाई, एवरेज पहले आप उनका सम निकालेंगे और उस सम को जब आप टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट से जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो है वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन ऑफ देम हु वाज 18 years old left the class and his place was filled up by a newcomer. If the average of the class thereby was lowered by 1 month, the age of the newcomer is. एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है तथा एक नया विद्यार्थी सम्मिलित होता है जिसके कारण कक्षा का औसत 1 माह कम हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। बताइए जो नया विद्यार्थी सम्मिलित हुआ उसकी आयु कितनी है, 14 ईयर है, 15 ईयर है, 16 ईयर है कि 17 ईयर है। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दें। और जो है जो दूसरी क्लास हुई थी हमारी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पर बेस्ड थी। सारे जो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, कैसे आप कर सकते हैं इसको, इसके बारे में हम लोगों ने सेकंड क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सेकंड क्लास में, सब इसी टाइप पर बेस्ड थे। तो जरा इसका आंसर दीजिए भाई, कितना होगा, 14 ईयर होगा, 15 ईयर होगा, 16 ईयर होगा कि आपका 17 ईयर होगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर इसको करने के बेसिक तरीके से, अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं, ठीक है ना, कि बेसिक तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यक्स मान करके, और डायरेक्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके की जरा चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, अच्छा एवरेज मैंने पहले बताया कि एवरेज क्या होता है कि जो भी आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं उनकी एज का सम
डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, वही तो एवरेज होता है। तो अगर मुझे एवरेज को सम में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे एवरेज को सम में कन्वर्ट करना है, तो मैं एवरेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आएगा वह उनका टोटल सम आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना। एक नया विद्यार्थी सम्मिलित होता है जिसके कारण कक्षा का औसत 1 माह कम हो जाता है। तो अब देखिए, अगर जो नया व्यक्ति आया अगर वो 18 वर्ष का होता, जो नया व्यक्ति आया अगर वह 18 वर्ष का ही होता, तो क्या एवरेज में कोई डिफरेंस आता क्या? भाई 18 वर्ष का चला गया, जो आया वो भी था 18 वर्ष का, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एवरेज में। लेकिन अब एवरेज क्या हो गया? घट गया, एवरेज डिक्रीज हो रहा है। तो जो नया स्टूडेंट आया है वो कहीं ना कहीं इससे कम एज का है, कहीं ना कहीं इससे कम एज का है। तो अब देखो, मैंने यहां पे उसकी एज x मान ली कि द एज ऑफ द न्यू कमर इज x, द एज ऑफ द न्यू कमर इज, जो नया व्यक्ति आया है न्यू कमर इज x, उसकी एज मैंने कितनी मान ली? x मान ली। ठीक है ना। अब मुझे ये पता है कि जो व्यक्ति आया है नया, उसकी एज कहीं ना कहीं जो छोड़ कर गया उससे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एवरेज हमारा घट रहा है। अगर बढ़ रहा होता, अगर यहीं पर इंक्रीज की बात होती, बढ़ रहा होता, तो फिर क्या होता कि जो नया व्यक्ति आता उसकी एज कहीं ना कहीं से ज्यादा होती। अगर एवरेज घट रहा है तो एज कम होगी, अगर एवरेज बढ़ रहा होता तो एज ज्यादा होगी। तो अब जरा देखिए, आपने कहा कि जो 18 ईयर का है उससे यह व्यक्ति कम एज का है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं आपके 24 है ना, हाँ 24 है, और इनका एवरेज कितना है? 18 है। इनका जो है 24 है टोटल, और जो इनका एवरेज है वो कितना? 1 माह कम हो जाता है 1। अच्छा, माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से आप भाग देते हैं। माह को, मंथ को अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमें मंथ में 12 से डिवाइड करना होता है। तो 1/2 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 24/12। तो 12 से आप इसको कर देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 18 माइनस एक्स बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2, अर्थात वह जो आपका नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ है वह आपका 16 साल का है। वह कितने साल का है? 16 साल का, 16 ईयर का है। तो ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, अगर मैं जो है केवल 2 लाइन के सॉल्यूशन की बात करूं, डायरेक्ट मेथड की बात करूं, तो वो क्या होगा जरा उसको समझिए। यहां पे हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की, हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की, ठीक है ना, जिसको करने में आपको केवल 2 लाइन लगने वाले हैं। देखो कैसे, उसने कहा कि भाई जब वो छोड़ के चला जाता है तो 1 माह आपका एवरेज कम हो गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या टोटल स्टूडेंट में कोई डिफरेंस आएगा क्या? भाई 24 थे, एक छोड़ के गया, एक आ गया, तो आपके टोटल क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उनकी संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आपने कहा कि 24 स्टूडेंट पहले थे, 24 अभी भी हैं, सब में जो है 1 मंथ का आपका क्या हो गया? 1 मंथ जो है डिक्रीज हो गई। तो टोटल अगर हम डिक्रीज की बात करें तो 24 इंटू 1 24 मंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा। 24 मंथ का मतलब हो गया 2 ईयर, 24 मंथ का मतलब हो गया 2 ईयर, ठीक है ना। 24 मंथ का मतलब कितना हो गया? 2 ईयर क्या हो गई? कम हो गई।
24 मंथ कर लोगे, 2 ईयर क्या हो गई, कम हो गई। तो जो ये 18 वर्ष का था, इसमें से 2 वर्ष कम हो गए, कितना बचा, 16 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। 16 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आई? डायरेक्ट मेथड से हमने कैसे निकाला भाई, एक मंथ कम हो रहा है तो 24 छात्र हैं, सबकी एक मंथ कम होगी, तो 24 मंथ कम हो जाएगी। 24 मतलब भाई एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 24 मंथ का मतलब हो गया 2 ईयर। तो 2 ईयर को हमने 18 में से माइनस करें, 16 ईयर, उसकी क्या हो जाएगी, जो नया लड़का है उसकी एज आज आपकी 16 ईयर आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 24 बॉयज, अ बॉय एज 10 ईयर्स leaves the class and in his place a new boy is admitted. As a result, the average age of the class is increased by 2 months. ठीक है ना, increased by 2 months. What is the age of the new boy? 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा में से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की आयु ज्ञात करें। बताइए नए छात्र की आयु क्या होगी, 12 वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी, 14 वर्ष होगी कि आपकी 13 वर्ष होगी। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए। अभी पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया है, तो इसका आंसर सबका आना चाहिए भाई, ठीक है ना। सबका आंसर, पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था, वहां पे 1 मंथ आपकी घट रही थी, यहां पर 2 मंथ बढ़ रही है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 12 होगा, 15 होगा, 14 होगा कि 13 होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको आपको बेसिक तरीके से करने को कहूं तो बेसिक तरीके से आप कैसे करेंगे कि द एज ऑफ द न्यू बॉय इज एक्स। आप मानेंगे कि द एज ऑफ द न्यू बॉय, द एज ऑफ द न्यू बॉय इज एक्स, न्यू बॉय इज एक्स, ठीक है ना। हमने एक्स मान लिया। अब देखो एवरेज जो है वो बढ़ रहा है, एवरेज घट नहीं रहा, एवरेज अब बढ़ रहा है। मतलब जो नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ, जो नया छात्र सम्मिलित हुआ, उसकी जो एज है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होगी, ठीक है ना भाई। 10 वर्ष से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या होता था, एवरेज घट रहा था, तो एज क्या थी, उससे कम थी। अब एवरेज बढ़ रहा है तो एज कहीं ना कहीं से ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा आपका x-10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 24। कितना एवरेज बढ़ रहा है, 2, तो 2 मंथ बढ़ रहा है। इसको हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया तो अपॉन 12 कर दिया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका x-10 अपॉन हो जाएगा 24 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6। 2 से हमने काट दिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x-10 इक्वल्स टू हो जाएगा 24/6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा आपका x-10 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 + 10, 4 + 10, तो यहां पे आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 14। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 14 आ जाएगा। अर्थात जो नया छात्र है उसकी एज 14 साल है, 14 ईयर है। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों आपको बता रहा हूं इसलिए कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए। आप x मान के कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ही करने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से ही करने चाहिए।
ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड अगर आपको आता है तो करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर का समय नहीं लगेगा। जैसे उसने कहा कि अब यहां पर इतना देखना है कि एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जो आएगा आपका जो एवरेज बढ़ेगा जितना उतना हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर घटेगा तो माइनस करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखें तो आपकी जो छात्र अगर उसकी एज अगर 10 ईयर होती, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं द एज ऑफ द न्यू बॉय, द एज ऑफ द न्यू बॉय, तो आपने कहा कि अगर उसकी एज 10 वर्ष होती तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एवरेज आपका 2 माह बढ़ जाता है। तो आपने कहा 24, अच्छा स्टूडेंट तो उतने रहेंगे 24, ठीक है ना। स्टूडेंट की संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक गया एक आ भी गया, तो 24 के 24 हो गए, 2 मंथ बढ़ गया तो 24 इंटू 2 मंथ्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 मंथ, ये हो जाएगा आपका 48 मंथ। 48 मंथ्स का मतलब हो गया, 48 मंथ का मतलब हो गया आपका 4 ईयर। 48 मंथ का मतलब हो गया 4 ईयर, हो गया कि नहीं भाई। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 12 4 जा 48, तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है 4 ईयर। तो 4 ईयर यहां ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 14 ईयर, आंसर हो जाएगा आपका 14 ईयर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो आप चाहें तो यक्स मान के भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ज्यादातर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ज्यादातर आपको डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है, क्योंकि इससे आंसर निकालने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 3 सेकंड, और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83। फाइंड द करेक्ट एवरेज करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को त्रुटि के कारण, ठीक है, त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। यहां पे को होना चाहिए, त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात करें। तो भाई गलती की वजह से 53 को 83 अंकित कर दिया गया, तो बताइए सही, अब सही एवरेज क्या आएगा, जो है यहां पर करेक्ट एवरेज स्कोर क्या होगा। 38.7 होगा, 39 होगा, 39.7 होगा कि आपका 41 होगा। बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पर दिया है 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अगर कभी भी आपको एवरेज को आपको सम में कन्वर्ट करना हो, एवरेज को आपको सम में कन्वर्ट करना हो, तो जो एवरेज दिया गया हो उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, मैं इसके भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले एक बेसिक तरीका, फिर एक डायरेक्ट तरीका, ठीक है ना। जैसे यहां पे कहा गया कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं, तो अगर मैं बात करूं कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है ना। 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग, अगर मैं बात करूं कि 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग, 100 विद्यार्थियों, ठीक है ना, 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग, 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग, 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या होगा। 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या होगा, तो आपने कहा कि 100 × 40
100 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका टोटल था, लेकिन गलती क्या हुई, त्रुटि क्या हुई, तो वहां पर उसको लिखना चाहिए 53, लिख दिया उसने 83, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कि अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क की जो है वहां पे त्रुटि हुई, ठीक है ना। तो यहां पे जरा देखते हैं कि मार्क्स स्कोर ऑफ 50, देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि 83 और 53 में कितने का अंतर है, ठीक है ना। तो त्रुटि स्कोर मतलब स्कोर मिसरीड की बात करते हैं, स्कोर मिसरीड की बात अगर करें, मिसरीड की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया कि यहां पर 83 लिख दिया 53 को, तो कितने स्कोर का मिसरीड उसने किया, 30 का। कितने का किया, 30 का, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अगर मैं करेक्ट स्कोर की बात करूं, अगर मैं आपसे करेक्ट स्कोर की बात करूं, करेक्ट स्कोर अगर मैं बात करूं आपसे करेक्ट स्कोर की, तो आपने कहा 4000 माइनस 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 0, 10 में से 3 गया तो 7, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 3, ठीक है ना। अब देखो इसका मुझे एवरेज निकालना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, ठीक है ना। तो करेक्ट एवरेज की बात कर लो, करेक्ट एवरेज की बात कर लो, करेक्ट एवरेज की अगर हम बात करें तो जगह 3970 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 39.7, क्या आ जाएगा 39.7। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना भाई। 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हुआ, 4000, में स्कोर मिसरीड कितने का हुआ, 30 का, तो करेक्ट स्कोर कितना था आपका 3970, ठीक है ना। तो फिर करेक्ट एवरेज कितना होगा 39.7। स्टूडेंट की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 100 के 100 ही रहेंगे, क्लियर है। अब जरा देखो, अब जरा इसका डायरेक्ट मेथड भी समझ लेते हैं कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, ठीक है ना। देखो मैं तुमको डायरेक्ट मेथड बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, डायरेक्ट मेथड, इसको करने का डायरेक्ट मेथड जरा समझो। दोनों चीजें मैं समझा के चल रहा हूं कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, करने में केवल मुश्किल से 3 सेकंड, कैसे जरा समझिए, देखिए। अच्छा, उसने कहा कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं, तो एवरेज दिया गया है, लेकिन त्रुटि हो गई यहां पे, जो आपका जो है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि जो कितने नंबर की त्रुटि हुई, ठीक है ना, कितने नंबर का यहां पे मिसरीड किया गया, तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर स्कोर मिसरीड की बात करूं, अगर मैं मार्क मिसरीड की बात करते हैं, मार्क मिसरीड की बात करें, ठीक है ना, तो कितने का हुआ, ये आपका हो गया 53 को 83 लिख दिया गया, अर्थात 30 मार्क्स का जो यहां पे डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। मार्क डिफरेंस की अगर बात करो, मिसरीड की नहीं, मार्क डिफरेंस की अगर बात करें, मार्क डिफरेंस की अगर बात करें, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस ही तो आएगा। तो 83 माइनस 53 कितना हो गया आपका 30 हो गया, यहां भी मिसरीड नहीं होगा, यहां पे डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि मार्क स्कोर डिफरेंस की अगर बात करें, ठीक है। तो 30 का हो गया। अब देखो 30 का कितने में हुआ, 100 में। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 30 का जरा एवरेज निकाल लीजिए, भाई एवरेज में कितने का डिफरेंस हुआ ये जरा देख ले। तो आपने कहा कि 30 मार्क का जो डिफरेंस आ गया, तो आपने कहा कि 30 मार्क का डिफरेंस कितने में आया, 100 में आया। तो 0 से 0 कट गया, आ जाएगा आपका 0.3 आपका आ जाएगा 0.3। ये हमने 30 मार्क का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। ये हमने 30 मार्क का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 0.3 का। तो अगर मैं बात करूं कि करेक्ट एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज की अगर हम बात करें,
करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा कि 40 माइनस 0.3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 39.7, आंसर आ जाएगा आपका 39.7। क्लियर है भाई, मार्क डिफरेंस कितना है 30 का, तो फिर आपका जो है करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी इसका 30 मार्क का एवरेज कितना हो जाएगा 0.3, तो 0.3 एवरेज ज्यादा है, ठीक है, तो 30 मार्क ज्यादा उसने लिख दिए हैं, तो यहां पे आ जाएगा करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा आपका 39.7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, पहले उनका योग निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए, सम निकालने के बाद जो डिफरेंस है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए और फिर उसका एवरेज निकाल लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से आप कैसे कर सकते हैं और ये बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए कि द एवरेज एज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाय 1/9 ईयर when one of them of 16 year is replaced by a newcomer, then the age of the newcomer is 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से 60 वर्ष के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु है कितनी बताइए, 63 ईयर, 53 ईयर्स, 73 ईयर्स की 55 ईयर्स। तो आपने कहा कि अब जो एवरेज है ना, द एवरेज आज एज ऑफ 45% इज डिक्रीज, जो एवरेज एज है वो अब घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो नया पर्सन आएगा उसकी एज कहीं ना कहीं इस पर्सन से कम रही होगी। भाई 60 ईयर का जो पर्सन छोड़ के चला गया, तो अब जो नया पर्सन आएगा उसकी एज अगर 60 होती तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, अगर 60 से ज्यादा होती तो हमारा एवरेज बढ़ जाता, अगर 60 से कम है तो हमारा एवरेज घट जाएगा अर्थात डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर देखिए 45% का जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो रही है, कितनी 1/9, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको डायरेक्ट तरीके से करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको बिना एक्स मान के करता हूं तो देखो कैसे होगा, द एवरेज एज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाई 1/9, ठीक है ना। तो देखो द एवरेज एज द एज ऑफ 45% इज डिक्रीज, कितनी डिक्रीज होगी जरा बताओ, द एज ऑफ 45% is decreased, 45% is decreased, कितनी डिक्रीज होगी बताइए जरा, डिक्रीज्ड, कितनी डिक्रीज होगी, आपने कहा 45 इंटू 1/9, 45% की 1/9 जो है घट रही है, तो कितनी घट जाएगी, चूंकि पर्सन तो 45 ही रहेंगे, चूंकि एक गया तो एक आया भी, पर्सन्स की संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो 45 में 1/9 ईयर जो है कम हो रही है, तो 9 5 जा 45 अर्थात 5 ईयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 5 ईयर डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं द एज ऑफ द न्यू कमर इज, अगर मैं बात करूं कि द एज ऑफ द न्यू कमर इज, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 60 माइनस 5, आंसर आ जाएगा आपका 55 ईयर, आंसर आ जाएगा आपका 55 ईयर, ठीक है ना, आंसर आपका आ जाएगा 55 ईयर। क्लियर है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 55 ईयर आपका सही आंसर होगा। क्लियर, तो भाई कितने एज डिक्रीज हुई, 5 ईयर डिक्रीज हो गई, तो जो आपका जो है जो नया व्यक्ति आया उसकी एज कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एवरेज एज घट रही है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, अगर बढ़ रही होती तो क्या होता आपका प्लस हो जाता।
क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं इसका आंसर क्या होगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। सम इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो आपने कहा कि 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, वो आपके इवन नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, अर्थात सम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना बताइए। 12 है, 11 है, 15 है कि 19 है। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या, क्या होंगे। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, इवन नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका जो है 2, फिर हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा आपका 6, 8, 10, 12, फिर हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा आपका 14, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा आपका 18, फिर हो जाएगा आपका 20। देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनका औसत कितना है। तो सबसे पहले मैं इनका योग निकाल लूं, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सम ऑफ गिवन रिजल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट से उसको भाग दे देंगे, हमें एवरेज मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनका, अगर मैं योग निकालता हूं, देखो मुझे चाहिए 2 + 4 + 6। पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, ये कहां तक है आपका 20 तक, +20, ओके। अब देखिए अगर मैं 2 यहां से बाहर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, और ये लास्ट में क्या आएगा आपका प्लस का आ जाएगा 10। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये तो लगातार नंबर है ना, ये तो सारे लगातार नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कंटिन्यूअस नंबर हैं। और कंटिन्यूअस नंबर का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, लगातार जो है प्राकृत संख्याओं के एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहां पे n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर आपका 10 होगा। n बराबर कितना होगा आपका 10 होगा। अब जरा n की वैल्यू वहां पे रख दीजिए, तो देखिए 2 आपने पहले से यहां पे ले रखा है बाहर, अंदर हो जाएगा आपका जो है n कितना है आपका 10 + 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2। तो 2 से 2 ये कट गया, ये कितना बचा आपका, ये बचा 10 × 11। तो ये तो सम आ गया ना, क्योंकि ये तो सम का फार्मूला है, ये सम का फार्मूला है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनके सम का फार्मूला है आपका n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमें तो चाहिए एवरेज, हमें सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए औसत, एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि अगर एवरेज की बात होती है तो यहां पर क्या करना है, ठीक है ना, कि सम ऑफ द गिवन रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ द रिजल्ट। तो सम ऑफ द गिवन रिजल्ट कितना है आपका 10 × 11, कितना है 10 × 11। टोटल रिजल्ट, टोटल आपके गिवन रिजल्ट कितने हैं 10, क्योंकि n तो आपका 10 ही है ना, तो 10 से 10 कट जाएगा, एवरेज आज आपका आ जाएगा 11, एवरेज आ जाएगा आपका 11। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, एवरेज हो जाएगा आपका 11, आंसर बी आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर 10 की जगह 20 पूछ लिया तो क्या होता, अगर 10 की जगह 20 पूछ लिया जाता तो आप कैसे निकालते। तो आप कहते कि ये जो आपका ये सीरीज है ये कहां से जाता, 2 से लगा के 40 तक, 2 से लगा के 40 तक जाता।
उसका आंसर 21 आ जाता। कितना? 21। क्योंकि जब आप 2 बाहर लेते तो कितना 1 to 20 आता। भाई अगर प्रथम 20 10 की जगह 20 कर देता तो 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो आप कहते 21 होगा। ठीक है ना? कैसे? तो देखिए कैसे, अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करते 2 से तो कहां तक आप पहुंचते? 40 तक। और 40 में से जब 2 बाहर लेते तो जो लगातार आपके नेचुरल नंबर हैं वो 1 to 20 आते, तो n बराबर आपका 20 हो जाता। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है अगर आप बात करें सम संख्याओं के योग का? n इंटू n प्लस 1 होता है। सम संख्याओं के योग का n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है ना? क्योंकि 2 आप यहां से बाहर ले लेते, 2 से 2 कट जाता है। डायरेक्ट फार्मूला आपका आता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना? तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता 21। 30 का अगर पूछता 31, 40 का पूछता तो 41। देखिए कितनी आसानी से आंसर आप दे सकते हैं। भाई 20 देखो, 10 का 11, 20 का 21, तो 30 का 31 आ जाएगा, 40 का 41 आ जाएगा, 50 का 51 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का बिना करे आप आंसर दे सकते हैं, बिना कुछ लगाए आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ इसका आंसर 51 होगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, आप तुरंत आंसर देंगे सर 51 होगा। ठीक है? तो इसीलिए तो आपसे कहा जाता है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। भाई कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट हमें तभी याद रहते हैं जब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं और उसमें मैं चल रहा हूं, उसी जो है पटरी पे हमें ये गाड़ी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं आपको, ताकि क्वेश्चन से क्या आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन से निकल के आते हैं कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, आप तुरंत बिना देखे आंसर दे सकते हैं, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है ना? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, एक 1 और एक स्वयं वही संख्या, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहां भी पूछ रहा है ऑड नंबर का कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे उसका योग और फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जो आपके यहाँ पे क्या दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने दिए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर 100 से कम, तो 100 तो आपका ऑड नंबर है नहीं, तो 100 से कम ऑड नंबर कौन सा होगा? 99। 100 से कम ऑड नंबर कौन सा है? 99। देखिए फर्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका? 1। अगर मैं बात करूं फिर आएगा 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका जो है 7, और ये कहां तक बात चलेगी? ये बात चलेगी 99 तक। ठीक है ना? तो अब आपको पता है कि ऑड नंबर के सम की अगर बात करूं, ठीक है ना, सम ऑफ द ऑड नंबर, अगर मैं बात करूं सम ऑफ द ऑड नंबर्स, तो ये होता है आपका n का होल ऑफ स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? n का स्क्वायर होता है। अब अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसका योग निकाल सकता हूं और योग से मेरा एवरेज आ जाएगा। तो आपने कहा कि अगर यहां पर आपको n की वैल्यू चाहिए तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां पे देखिए a कितना आ जाएगा? तो आपने कहा a हो जाएगा आपका 1, d होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस तो 2 है। nth टर्म क्या है आपका? 99। nth टर्म क्या है आपका?
तो nth टर्म nवां पद जो है, nth टर्म की अगर हम बात करें तो nth टर्म है आपका 99, nth टर्म है आपका 99। जरा सबको रख दीजिए और आपका यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जरा रखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, हो जाएगा 99 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, प्लस n-1 इंटू डी। ओके, डी कितना है आपका 2 है, डी कितना है आपका 2 है। तो जब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 98, क्योंकि 1 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 99 माइनस 1 तो 98 आ जाएगा। अब जरा देखिए तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 98 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 49। तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 50, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। यहां तक बात क्लियर है? n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो अगर मैं सम की बात करूं, अगर मैं सम की बात करूं, सम ऑफ द ऑड नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर की अगर हम बात करें, सम ऑफ द ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर अर्थात 50 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा आपका 2500, ये हो जाएगा आपका 2500, ठीक है ना। और कितनी संख्याएं आपकी जो है तो वो है आपकी 100 से कम, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ गया सम आपका 2500। अब अगर हम एवरेज की बात करके, 100 से कम कह रहा है ना, तो अगर हम बात करें इसके एवरेज की, अगर हम बात करें आपके एवरेज की तो यहां पे हो जाएगा 2500। टोटल कितनी निकली आपकी ऑड संख्याएं 50, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है ये 50 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0, 5 5 जा 25 हो जाएगा 50। तो इनका जो एवरेज है वो आपका 50 आ जाएगा, जो एवरेज है वो 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का जो औसत है वो 50 निकल के आएगा। सबसे पहले हमने उनका क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। सम कितना आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा 2500। सब निकालने से पहले हमने n की वैल्यू निकाली कि टोटल पद हैं कितने, तो टोटल पद आपके 50 हैं। और यहां पर जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपका जो है रिजल्ट का जो सम है वो 2500 है और टोटल रिजल्ट कितने हैं आपके 50 हैं। तो 2500 डिवाइडेड बाई 50, एवरेज कितना आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं मुझे आप, क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 50। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 26 है कि 28 है कि 32 है कि 22 है, बताइए भाई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 50। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का जो है औसत कितना है। अब देखिए वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। उसमें कह रहा था प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो वहां पे आंसर उस प्रकार से आता। अब ये क्वेश्चन अलग कह रहा है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, ये आपको बताना है। तो जरा बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपने कहा कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए भाई, पहली समप्राकृत संख्या 2 होगी, फिर आपकी क्या आ जाएगी, फिर आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। 2 के बाद क्या आ जाएगी आपकी 4, फिर हो जाएगी आपका 8, फिर 10, फिर 12, ठीक है ना। और जो आपकी लास्ट जो होगी संख्या वो हो जाएगी आपकी 50। क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका सम निकाल लें, ठीक है ना। सबसे पहले हम सम निकालते हैं। तो देखिए 50 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 50 तक की सम संख्याओं का योग, इवन नेचुरल नंबर्स का सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम
प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं, सम निकालते हैं, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि जब योग की बात करेंगे तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 + 8 + 10 + 12 प्लस हो जाएगा आपका, ये लास्ट में हो जाएगा +50 हो जाएगा। यहां से हम 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को अगर हम बाहर ले लें कितना बचेगा आपका, 1 + 2 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमने 6 छोड़ दिया है, 2 4 फिर 6 आएगा, एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 2 4 and 6 फिर 8 आएगा। तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब 2 बाहर लेंगे कितना हो जाएगा, 3 फिर 4 फिर आपका हो जाएगा 5 और लास्ट में आपका ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखिए, ये तो लगातार नंबर हो गए ना, ये लगातार नंबर हो गए, कितने आपके 25 टर्म हो गए, अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 25 हो गई। तो अगर आपको इवन नेचुरल नंबर का जो सम है उसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, n × n+1, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, अगर आप लगातार नंबर का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लगाते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 देखो हमने यहां से बाहर ले रखा है, तो हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा आपका, n कितना है 25 इंटू हो जाएगा 25 + 1 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए जो आपका इवन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है सम का, होता है n × n+1। क्लियर है, समझ में बात आ गई। इसको आप लिख सकते हैं 25 × 26। क्या लिख सकते हैं, 25 × 26। तो अब जरा देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा कितना, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका, अगर एवरेज की बात करते हैं, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा आपका 25 × 26 डिवाइडेड किससे हो जाएगा आपका, टोटल नंबर आप टर्म कितने हैं आपके 25, n की वैल्यू 25 से 25 डिवाइड कर देंगे, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा आपका 26, एवरेज आ जाएगा आपका 26। तो यहां पे हो जाएगा कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो आपका 26 होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 26 आपका सही आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो बताइए 14 है कि 18 है कि 9 है कि 6 है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का सम कितना है। सम ऑफ द, सबसे पहले सम निकालने से भी पहले आप 3 के 5 पहले गुणज निकाल लीजिए, जो 3 के 5 मल्टीपल हैं उनको निकाल लीजिए। तो अगर मैं 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात करूं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो क्या कौन कौन से होंगे, वो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यही तो होंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इनका सम कितना होगा, सम ऑफ द, सम अगर इनकी बात करें सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स
फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 + 6 + 9 + 12 + 15 कितना हो जाएगा, जरा ऐड करिए। 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 27 और 9 हो जाएगा आपका 27, 9 हो जाएगा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, टोटल हो जाएगा 45। ठीक है ना, है कितने गुणे आपके जो है 5। एवरेज की अगर बात करें, अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स अपॉन नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं 5 हैं, तो 5 9 जा आपका 45, 9 आपका सही आंसर आ जाएगा, 9 इनका एवरेज आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, एवरेज कैसे आप निकालेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं 5, सम ऑफ द मल्टीपल कितना है आपका 45, 45 डिवाइडेड बाय 5 आपका 9 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, बताइए। 35.9 होगा कि 38.5 होगा कि 21 होगा कि 42 होगा, बताइए भाई क्या सही आंसर होगा ए बी सी और डी में से। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना, तो जो है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा n बराबर आ जाएगा आपका 10, n बराबर कितना आ जाएगा 10। तो अगर मैं सम की बात करूं कितना आ जाएगा 10, तो अगर मैं सम की बात करूं कितना हो जाएगा, देखिए जरा रखिए n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब देखो कहीं भी कुछ गुणा भाग कुछ मत करिए, अभी आप डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो एवरेज, ये तो सब निकल के आ गया। अगर मैं एवरेज की बात करूं, अगर मैं एवरेज की बात करूं, इसके एवरेज की बात करूं तो आपको पता है कि सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट। तो सम ऑफ द रिजल्ट कितना है आपका, तो आपने कहा ये है आपका 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6 और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं 10, क्योंकि n बराबर आपने 10 निकाल लिया है पहले से आपको पता है, तो अपॉन 10 हो जाएगा। क्योंकि भाई इसका जो योग सम आएगा उसके अपॉन क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 6 इंटू 10 ही तो होगा। तो अब देखो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा आपका 77 अपॉन 2 से जरा इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, बचेगा कितना आपका 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 आपका आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 38.5 इनका एवरेज आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई भाई। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6।
ठीक है। n की वैल्यू आपको पता कितनी है 10, तो सम क्या निकल के आएगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, आपका सम अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं आपके 10 है, क्योंकि n की वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 77/2 और कितना हो जाएगा आपका 38.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 33 then which is the largest number। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याओं का, लगातार संख्याओं का जो है औसत दिया गया है। औसत को जब आप योग में बदलते हैं तो क्या करना होता है, जो आपका औसत दिया हो उसको टोटल नंबर आप जो भी स्टूडेंट या जो भी नंबर दिए गए हैं उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे टोटल नंबर आप नंबर कितने दिए गए हैं 7, 7 क्रमागत संख्याएं। तो अगर एवरेज को हमें योग में कन्वर्ट करना है, सम में कन्वर्ट करना है, तो हम 33 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जरा देखें, सबसे पहले हम 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या मानेंगे। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कि 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, 7 कॉन्सेक्यूटिव लगा क्रमागत संख्याएं, 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करें, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, यही तो होंगे, ठीक है ना, यही तो होंगे। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, ठीक है। अब जरा देखिए, तो इनको जो एवरेज है, जो इनका एवरेज दिया उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इनके सम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको फिर हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि सबको ऐड कर दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 33 हो जाएगा। जरा यहाँ पे देखिए कितने x है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 x है। 7x प्लस कितना है 2 1 हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10 10 5 आपका हो जाएगा 15 6 हो जाएगा 21 इक्वल्स टू कितना है 7 3 जा 21 2 कैरी हुआ 7 3 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 231 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 7 अगर इसमें आप क्या बाहर ले लेते हैं कितना हो जाएगा ये 7 बाहर, तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 231, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो x प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 231 अपॉन 7, ठीक है ना। तो ये 33 तो आएगा, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 33, क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 231 को तो 33 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 33 माइनस 3, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 30, x बराबर आ जाएगा आपका 30, ठीक है ना। तो x आपका 30 हो गया। तो संख्याएं अब आप निकाल सकते हैं। देखिए पहली संख्या 30, दूसरी 31, तीसरी 32, फिर आपकी हो जाएगी कितनी 33, ठीक है ना, 34, 35 एंड लास्ट संख्या हो जाएगी आपकी 36। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, 36 आपका सही आंसर होगा। अब जरा देखिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसको करने का डायरेक्ट तरीका समझते हैं। डायरेक्ट मेथड देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार में आंसर कैसे आएगा जरा उसको समझिए। केवल एक बार में आंसर कैसे होगा, देखिए यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, जो एवरेज संख्या दी जाती है वो हमेशा मिडिल की संख्या होती है।
जो भी एवरेज संख्या दी जाएगी वो हमेशा मिडिल संख्या होगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखो बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, केवल एक लाइन में आंसर। डायरेक्ट मेथड की जरा बात कर लेते हैं, केवल एक लाइन में आपको आंसर कैसे देना है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए कैसे आप करेंगे इसको, तो यहां पे जो भी आपका एवरेज दिया जाएगा, अगर सम दिया तो उसको एवरेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो एवरेज दिया जाएगा, एवरेज संख्या हमेशा मिडिल संख्या होगी। तो मिडिल संख्या क्या हो गई 33, मिडिल संख्या हो गई 33। अब आपको क्या करना है, टोटल आपको 7 चाहिए, 3 इसके बाद की ले लीजिए, 3 इसके पहले के ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, देखो 30, 31, 32, ये 3 इधर की हो गई। आगे की क्या हो जाएंगी, आगे की हो जाएंगी आपकी, ये 33 यहां पे बीच में था, 33 यहां पे बीच में था। इसके आगे की 3 संख्या ले लीजिए, कितने हो जाएंगी 34, 35, 36। सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, आपका आंसर आ जाता। केवल एक लाइन में आंसर, दूसरे लाइन की जरूरत ही नहीं है, केवल एक लाइन में आंसर। कैसे आया समझ में मेरी बात आई। जो भी आपका एवरेज संख्या दी जाएगी वो हमेशा मिडिल संख्या होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 33 आपका मिडिल संख्या हो गई, 3 उसके आगे की ले लीजिए, 3 उसके पीछे की ले लीजिए, टोटल 7 हो गई। तो 3 में पीछे कौन सी आएंगी 30, 31, 32, आगे कौन सी होंगी 34, 35, 36। बीच की संख्या क्या हो, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 36, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 30। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड केवल एक लाइन का मेथड होता है जिससे आप तुरंत आंसर देंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 95, विच इज द 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, 93 है, 98 है कि 89 है कि 96 है। तो अगर यहां पे देखो अब ऑड नंबर की बात की है, अगर मैं आपसे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर की बात करूं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको यक्स मान के लगाता हूं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका x + 1, फिर हो जाएगा आपका x + 3, फिर हो जाएगा x + 5, हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x - 3, ठीक है ना। ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए आपके, सतत 5 विषम संख्याएं हो गई। अब इनका जो औसत है वो कितना दिया गया है 95, तो इसको औसत को आप जो है योग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो जरा इनका जरा योग निकालिए, कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x + 1 + x + 3 + x + 5 + x - 1 + x - 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 95 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखें यहां पे जो है, यहां पे आपका -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5x + 5 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 5x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 95 × 5। ओके, इसको अगर यहां से अगर 5 आप बाहर लेते तो कितना बचेगा, x + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 95 × 5। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 95 × 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 95, तो x इक्वल टू आ जाएगा 94, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 94, ठीक है ना भाई। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे संख्याओं की बात करूं, ऑड नंबर की बात करूं, तो क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 94, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर की बात की गई है,
तो पहला हो जाएगा आपका यहां पे 95, पहला क्या हो जाएगा x + 1 तो 95, दूसरा क्या होगा x + 3 तो 97, फिर तीसरा क्या है x + 5 तो 99, x - 1 तो 93, और इधर है आपका x - 3 तो 91। ठीक है ना। इनको किस क्रम में रखना है, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो चौथी संख्या होगी उसको आपको आंसर बताना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा 99, फिर होगा 97, फिर होगा 95, फिर होगा 93, फिर हो जाएगा 91। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 93। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं जरा उसको समझ लीजिए। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूं। डायरेक्ट मेथड केवल एक लाइन में, डायरेक्ट मेथड से आप कैसे कर सकते थे, केवल एक लाइन में आप कैसे कर सकते हैं इसको जरा उसको समझिए। आपको मैंने बताया कि जो भी आपको संख्या दी जाएगी, जो भी एवरेज संख्या होगी वो हमेशा मिडिल संख्या होगी, जो भी एवरेज संख्या होगी हमेशा मिडिल संख्या होगी। तो मिडिल हो गई 95, दो आगे की ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 97 99, दो पीछे की ले लीजिए तो 91 एंड 93, 91 एंड 93, क्योंकि आपको ऑड लेनी है ना, विषम संख्या लेनी है, तो आप 92 और 94 नहीं लेंगे क्योंकि ये तो जो है सम संख्याएं हैं। तो 91 93 इधर से ले लिया, 97 99 इधर से ले लिया, और इनको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के तुरंत एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आप यक्ष मान के भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ए बी सी एंड डी आर 4 consecutive odd numbers whose average is 42. What will be the product of B and D? ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। 1875, 1995, 1845 की 1735, बताइए भाई। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो है ये क्या दिया गया है, औसत। तो यहां पे आपको पता है कि ऑड नंबर का या एवरेज दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड क्या है कि जो भी एवरेज दिया जाएगा वो हमेशा मिडिल संख्या होगी। तो यहां पर देखो उनका एवरेज कितना है 42, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं कि 4 consecutive ऑड नंबर, मैं अगर बात करूं कि 4 consecutive ऑड नंबर की अगर बात करूं, 4 consecutive ऑड नंबर की अगर मैं बात करता हूं और इसको मैं डायरेक्ट मेथड से निकालता हूं, ऑड नंबर की अगर बात करूं तो 42 इनका एवरेज है। दो, अब देखो 4 संख्या मुझे चाहिए, तो 2 इसके आगे की 2 इसके पीछे की, तो इसके पीछे की हो जाएंगी आपकी 39 एंड 41 हो जाएंगी। इसके आगे की हो जाएगी आपकी 43 एंड 45, 43 एंड 45। तो देखो ये हो जाएगी ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, क्योंकि एवरेज तो आपका बीच का होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्या पूछ रहा है कि बी तथा डी का गुणनफल, अर्थात आपको b इंटू डी निकालना है, तो आपको 41 इंटू 45 करना है। जरा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 इंटू 45, जरा करिए। तो आपने कहा पहले 40 का कर लीजिए, 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इनको ऐड करिए 5 4 8 1, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1845, 1845 यही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी तथा डी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका कितना आ जाएगा 1845 आएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, एक लाइन में आंसर, कहीं भी आपको कोई यक्ष मानने की जरूरत नहीं है, और आप चाहे तो यक्ष मान के भी कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 4। व्हाट इज द थर्ड नंबर? 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? आपने कहा बहुत बढ़िया, 12 है, 16 है, 13 है कि 9 है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि 3 संख्याओं का योग कितना है, ठीक है ना, कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, अगर मैं बात करूं कि द सम ऑफ द 3 नंबर इज 3 नंबर्स इज, तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, ठीक है ना। अब अगर बात कर लेते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, अब अगर मैं बात कर लूं कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 4, तो 4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो अगर यहां पे बात की जाए थर्ड नंबर इज, अगर आप बात करते हैं थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर क्या होगा, देखिए पहली तीनों संख्याओं का योग कितना है 21, फर्स्ट 2 का है 8, अर्थात जो तीसरी संख्या है वो 13 है। फर्स्ट 2 का एवरेज है आपका 4, ठीक है ना, अर्थात उनका सम कितना है आपका 8। तो जो तीसरी संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 13 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। थर्ड जो नंबर है वो आपका 13 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28 इफ द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, देन व्हाट इज द थर्ड नंबर? 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम जो 3 संख्या इनका एक रेशियो बना लेते हैं। जैसे 3 संख्याएं A है, एक मान लो B है, एक मान लो C है, तीनों का रेशियो बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी और तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो आप एक काम करो, आप दूसरी संख्या कुछ मान लो। जैसे मैंने दूसरी संख्या यहां पे B है, पहली संख्या A है, तीसरी संख्या C है। दूसरी संख्या मैंने 2 मान ली, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। तो अगर दूसरी संख्या मैंने 2 मानी है तो वो हो जाएगा आपका 4, 3 नहीं मान सकते तो उसका 1.5 आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो ऐसे नंबर मानिए जिससे कैलकुलेशन आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 2 4। अब देखिए अगर आप एवरेज को सम में कन्वर्ट कर लें तो आपको नंबर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो जो एवरेज है उसको आप सम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं बात करूं कि द सम ऑफ द 3 नंबर इज द सम ऑफ द 3 नंबर इज सम ऑफ द 3 नंबर इज द सम ऑफ द 3 नंबर इज कितना हो जाएगा 3 इंटू 28 कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा 84, ठीक है ना। अब ये तीनों नंबर का सम कितना है? तीनों नंबर का जो सम है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू हो जाएगा 84 के, तो ये जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 84 के, तो जाएगा 7 इक्वल्स टू 84, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84 अपॉन 7 कितना हो जाएगा आपका 7 12 84, ठीक है ना। अब 12 का जरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का जरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम A की बात करें तो A बराबर हो जाएगा 1 इंटू 12, अर्थात पहली संख्या है 12। दूसरी संख्या B की अगर बात करें हम, दूसरी संख्या अगर हम B की बात करें तो B बराबर है आपका 2 ही तो है, 2 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 24। थर्ड नंबर C की अगर हम बात करें तो कितना है 4 इंटू 12 तो ये हो जाएगा आपका 48,
कितना हो जाएगा 48, और तीसरी संख्या ही हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 48, आंसर आ जाएगा आपका 48, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, तीसरी जो संख्या वो कितनी हो जाएगी आपकी 48 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है एवरेज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।